वेलकम एवरीबडी टू द चैनल लर्न फॉर एग्जाम। माय नेम इज अभिषेक कपूर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इन्फॉर्मेटिव वाली है। आप समझिए, अगर आपने आज की वीडियो देख ली जनरल नॉलेज की, पॉलिटिक्स की, तो सिंगल वीडियो में पूरी पॉलिटिक्स कवर है। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सारे शेड्यूल्स, सारे पार्ट्स, आपके सारे अमेंडमेंट, सारे आर्टिकल्स और प्लस ऐसे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हैं विद ईयर्स, जो जिसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। और अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे, उसके बाद एनालाइज करेंगे पूरे प्रीवियस ईयर के जो 5 आए हुए हैं, आपको दिखेगा सारा पेपर इसी में से है। तो पूरी वीडियो मत देखिएगा, कुछ स्किप मत करिएगा। आपने ये वीडियो देख ली तो पॉलिटिक्स आपकी पूरी कवर हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी डाउट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है रिगार्डिंग योर स्कोर्स, आपके पास आपके स्कोर्स हैं, प्रोफाइल है। आई नो बहुत बच्चे कमेंट सेक्शन बॉक्स में टाइप करते हैं, सबके रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। आप ये नंबर सेव करो, इस पे अपना डाउट पूछो, हमारी टीम आपका रिप्लाई देगी ही देगी। जो बहुत ईयर्स एक्सपीरियंस्ड है, वेरीफाइड डेटा है आपका, वो आप सारा डेटा शेयर करेंगे, आपको सारे डाउट के आंसर देंगे विद वेरीफाइड डिटेल। सो डोंट वरी अबाउट इट। कमेंट्स में अगर आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहे उसके लिए सॉरी, बट ये नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा ही मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रीवियस ईयर पेपर्स। आपको एडमिशन प्रोसीजर्स में कुछ हेल्प चाहिए, कोई भी डाउट हो, इस नंबर को सेव करो, अपना डाउट पूछो, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब आज स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फॉर द इंडियन पॉलिटी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। पहले तो इसकी पूरी क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी ही मिलेगी, प्लस आप नोट डाउन करते रहो। नोट डाउन करने से क्या होता है, जल्दी याद रहता है। तो पहले हम देखते हैं पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है। पहला पॉइंट हमारा कहता है 1934 में जो एम एन रॉय थे, उन्होंने प्रपोज किया था आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये हमारी शुरुआत थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, एम एन रॉय ने किया था। कौन सा ईयर, 1934, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट और स्टार्टिंग। फिर 1940 में क्या हुआ, 1940 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट का फेज चल रहा था, तब एक अगस्त ऑफर आया रिगार्डिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही। 1940 हो गया। अब 1940 के बाद क्या हुआ, 1946 में हमारा एक कैबिनेट मिशन आया, जिसके अंदर एक टीम भेजी गई थी, जिसके अंदर पूरा वो कैबिनेट और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो सर्च कर रही थी। क्या क्या हुआ, एक इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप हुई। ठीक है, ऑब्जेक्शन रिजोल्यूशन पास हुआ। कौन सी डेट को, 13 जून 1946 में। ठीक है, रिजोल्यूशन भी पास हो गया। फर्स्ट मीटिंग हुई है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, कब, 9 दिसंबर 1946। ये डेट्स याद रखना, ये डेट्स आती ही आती हैं, बिल्कुल आपके एक्यूरेट डेट्स हैं। तो लिखा आएगा फर्स्ट मीटिंग कब हुई है, रिजोल्यूशन कब पास हुआ है, इंटरिम गवर्नमेंट कब बनी है, और कैबिनेट मिशन कब बना था। कैबिनेट मिशन कब हुआ था, 1946 में ये सब हुआ। अब 1946 के बाद क्या हुआ, 1946 के बाद 1947 आया। 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हुई है। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हुई है कब, 29 अगस्त 1947। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी हुई। हेड कौन बना, वो हुए बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बहुत सारी कमिटीज हुई थी, बट इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि बी आर अम्बेडकर के द्वारा हेड की गई थी, 29 अगस्त 1947 में बनी थी। 22 जुलाई 1947 में क्या हुआ, हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया, 22 जुलाई 1947। 22 जनवरी 1947 में क्या हुआ, नेशनल एंथम अडॉप्ट हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, पूरा 1947 इंपॉर्टेंट है, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। आप स्क्रीनशॉट तो ले ही लो पहले, उसके बाद सारे पॉइंट्स पढ़ना, इसी में से आंसर आएगा आपका। इंटरिम गवर्नमेंट कब हुई, आपका ऑब्जेक्शन कब पास हुआ, फर्स्ट मीटिंग कब हुई, नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ, नेशनल एंथम कब अडॉप्ट हुआ। बहुत बेसिक सवाल है ये, बिल्कुल डेट आती है, 22 दे देंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, तो पूरा अच्छे से पढ़ना। ठीक है, 1949 में क्या हुआ, फिर 1949 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन जो था पहले, यहाँ तो प्रपोज हुआ था असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रपोज हुई थी 1934 में, कंफ्यूज मत होना। 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 में, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कॉन्स्टिट्यूशन डे। और इस कॉन्स्टिट्यूशन डे पे क्या हुआ था, अडॉप्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949। फिर 1950 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स पे कब आया, दोनों अलग पॉइंट है, फोर्स और अडॉप्टेड, कंफ्यूज मत होना। एक 1949 में तो पहले अडॉप्ट हुआ, अडॉप्ट होने के बाद क्या होता है, उसके बाद ही फोर्स होता है। 1950 में फोर्स हुआ, कब हुआ, 26 जनवरी 1950। दोनों की डेट सेम है, कंफ्यूज होने का है, सीमेट आपको दे देगा ऑप्शन, कंफ्यूज हो जाओगे। पहले नवंबर, ये समझो नवंबर में अडॉप्ट हुआ, नवंबर के बाद क्या आएगा, जनवरी आएगा, तो उसमें क्या हुआ, अडॉप्ट हुआ 1950 के अंदर। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिन्होंने टुक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद उन्होंने अपनी जगह ली, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिन्होंने लिया। अब ये पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप मान के चलो पॉलिटी आपकी कंप्लीट। कंप्लीट क्या, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे 2-3। नेशनल फ्लैग, आपको कॉन्स्टिट्यूशन डे कब हुआ, फोर्स में कब आया, इसमें से तो आप देखो कितने सवाल बनते हैं। जब तक पूरा नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं समझ आएगा। सेकंड स्लाइड पे आते हैं। सेकंड स्लाइड की बात करें, अब हम उन चीज की बात करेंगे जो हमने बाकी की कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। क्या अडॉप्ट किया है, जैसे कि पहले यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं। यूनाइटेड किंगडम में हमने क्या अडॉप्ट किया कि वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, ये तो बहुत सुना होगा आपने, ये हमने अडॉप्ट किया है यूनाइटेड किंगडम से। सेकंड क्या लिया, कैग। ठीक है, कैग के बारे में आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल कौन सा है, अमेंडमेंट कौन सा है। कैबिनेट वर्ड, मार्शल लॉ, जुडिशियल प्रोसीजर्स, सिंगल सिटीजनशिप जो हम पूरे इंडिया में जो मिलती है वो हमने यूनाइटेड किंगडम से ही अडॉप्ट की है। स्क्रीनशॉट ले लो पूरे पेज का, ठीक है, वैसे पीडीएफ में आपको पूरी मिलेगी। यूनाइटेड स्टेट से हमने क्या अडॉप्ट किया है, प्रियम्बल एंड फ्रेज वी आर द पीपल। वी आर द पीपल जो हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट से अडॉप्टेड है। फंडामेंटल राइट्स हमने यूनाइटेड स्टेट से ली है। जुडिशियल रिव्यू हमने यूनाइटेड स्टेट से लिया है। प्रियम्बल हमने लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिया है, जस्ट वेट अ मिनट, प्रियम्बल हमने लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हमने यूनाइटेड स्टेट से लिए हैं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो यूनाइटेड स्टेट की हमने वहीं से लिया है। अब यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर कनाडा से क्या लिया है, कनाडा से हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर। फ्रांस से क्या लिया है, आप पूरे स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फ्रांस से क्या लिया है, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। फंडामेंटल ड्यूटीज लिए हमने फ्रांस से। और लेकिन फंडामेंटल राइट्स किससे लिए थे, हमने लिए थे फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड स्टेट्स। दोनों में फर्क है, कंफ्यूज मत होना। साउथ अफ्रीका से क्या लिया, साउथ अफ्रीका से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा बताओ कहां से लिए हैं, साउथ अफ्रीका से। मैं अभी पेपर देख रहा था 2-3 साल पहले, ये पॉइंट आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रोसीजर्स ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमेंडमेंट्स कहां से लिए हैं। अमेंडमेंट इतने सारे हैं, वो भी देखने हैं। पहले अमेंडमेंट कहां से लिए हैं, हमने साउथ अफ्रीका से लिए हैं, जिसका आर्टिकल होता है 368। पार्ट कौन सा होता है, पार्ट होता है 20। कितने पार्ट हैं हमारे पॉलिटिक्स में, पॉलिटी में 22 पार्ट हैं। ये भी हम सारे के सारे इसी वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो में समझो पॉलिटिक्स पूरी खत्म, आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं। ये हो गया आपके साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली है। अगर आपने पहले की 3-4 वीडियो जो मैंने पढ़ाई हुई है आपने देखी होगी, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है, वो तीनों चारों वीडियो देखना, आपकी जीके और ज्यादा स्ट्रांग होंगी। आप देखोगे किस तरह के क्वेश्चन और कितने तक आपको जीके करना है, क्योंकि जीके जो है बहुत वास्ट टॉपिक है। लिमिट आपको पता होनी चाहिए सीमेट की कि कहाँ तक करना है। एज अ स्टूडेंट वो पता करना बहुत मुश्किल है, बट एज अ टीचर मैं अब जो एनालाइज करता हूँ 5-6 साल के पेपर, उसमें मुझे ऑब्वियसली आइडिया लग जाता है कितनी लिमिट तक कराना है। बट लिमिट में भी आप मान के चलो +1 मैं करा के चलता हूँ, -1 नहीं होगा, +1 हमेशा स्टेप होगा। तो ध्यान रखो, आपको और कोई टेंशन नहीं आएगी जीके के अंदर। कॉन्करेंट लिस्ट में अगर हम देखें तो कॉन्करेंट हमने ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। कौन सा पार्ट है और कौन सा आर्टिकल है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस, सबसे इंपॉर्टेंट, 2 हाउस की सिटिंग, आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा होगा, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया और सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस भी ऑस्ट्रेलिया से लिया। एक और चीज है जो भी इसमें मेंशन नहीं है, वो है डीपीएसपी। डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक आर्टिकल आता ही आता है। डीपीएसपी हमने कहाँ से ली हुई है, आयरलैंड से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आपने पीवाईक्यूज करे होंगे, क्योंकि मैंने पहले की 1-2 वीडियोस अपनी पीवाईक्यूज में ही रखी थी। उसमें बच्चों के कमेंट आए थे क्या सिर्फ आप पीवाईक्यूज ही कराएंगे, बिल्कुल नहीं। पीवाईक्यूज इसलिए मैंने आपको 1-2 वीडियो कराई है जिससे आपको पता लग जाए कि मुझे कितनी लिमिट तक करना है, और मैं आपको बता सकूं कि इससे ऊपर कुछ नहीं आता। लेकिन तब भी मैं अब जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और पूरे सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज क्लियर कराऊंगा वो हमेशा +1 स्टेप पे कराऊंगा। तो डोंट वरी, ऐसा नहीं कि आप एक वीडियो पूरी देखो उसके बाद खुद सर्च करो कि और कुछ रह तो नहीं गया, ये कर लोगे, दैट्स एनफ, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स आपका हो गया। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। सारे अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट हैं वो ले आया हूं मैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और पीडीएफ तो मिलेगी। अमेंडमेंट स्टार्ट करते हैं। अमेंडमेंट है आपका पहले 7th
7th अमेंडमेंट में क्या कहता है कि कॉमन हाई कोर्ट होगा फॉर 2 और मोर स्टेट्स। इंपॉर्टेंट लाइन, कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, और यूनियन टेरिटरीज का आपका इंट्रोडक्शन हुआ है, इसलिए 7 आपका एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। ठीक है, फिर आपका आता है 9th अमेंडमेंट। आपका आ गया 9th अमेंडमेंट। 9th अमेंडमेंट में क्या कहता है कि आपका एडजस्टमेंट ऑफ इंडियन टेरिटरी विद द एग्रीमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये समझ लो इंडिया और पाकिस्तान का एग्रीमेंट 1958 आपका 9th अमेंडमेंट कहता है। ठीक है, अब 10th अमेंडमेंट क्या कहता है? 10th अमेंडमेंट में कहता है नागर एंड हवेली जो है इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनियन ऑफ इंडिया एज ए यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी इनको दिया गया है 3 को, ये याद रखना, बहुत सारे हैं। तो 10th अमेंडमेंट हो गया। फिर आपका 12th अमेंडमेंट आ गया। 12th में गोवा, दामन एंड दीव को दिया गया है, तो 12th हो गया। उसके बाद 13 क्या कहता है? नागालैंड एज अ स्पेशल स्टेटस दिया है आर्टिकल 371 ने। पहले के 3 अगर आपने वीडियो देखेंगे उसके अंदर ये पॉइंट कवर है, तो नागालैंड हो गया, इसलिए 13। फिर 14 क्या कहता है? पौंडीचेरी। पौंडीचेरी को भी एक एज इंडियन यूनियन इनकॉर्पोरेटेड किया गया हुआ है, तो 14 ये हो गया आपके प्लेसेस की, 12, 13, 14। अब बात आता है 21st हमें क्या कहता है? 21st हमें कहता है सिंधी को लैंग्वेज 8th शेड्यूल में सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया। ठीक है, लैंग्वेजेस समझो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आती हैं, जैसे 21st हो गया। उसके बाद 25th में हमें कहा गया है फंडामेंटल राइट्स टू प्रॉपर्टी। फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी याद रखना, आर्टिकल है इसका 300 समथिंग, तो 25th अमेंडमेंट में आपको ये ऐड ऑन हुआ है। 31st में क्या हुआ है? 31st में आपकी लोकसभा की सीट्स इंक्रीज हुई हैं 5 टू 545। ठीक है, लोकसभा की सीट आपकी 31 अमेंडमेंट में हो गई। 36 में क्या हुआ? 36 में सिक्किम को एक स्टेटस दिया गया है एसोसिएट स्टेट का, सिक्किम को मिली आजादी, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो 36 हो गया आपका सिक्किम का प्लेस। आप देखोगे अमेंडमेंट में प्लेसेस बहुत ज्यादा है, लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा है। 46 अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा। क्यों? इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। वो आपसे पूछ लेगा कि कौन सा अमेंडमेंट है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 42 अमेंडमेंट याद रखना। और फिर 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट क्या कहता है कि इट इज एनेक्टेड बाय जनता गवर्नमेंट। ये आपसे पूछ लेगा कौन सा आर्टिकल है जो जनता गवर्नमेंट से, आप आई गेस जनता है वो, जनता गवर्नमेंट से एनेक्टेड है, दैट इज 44 अमेंडमेंट। उसके बाद आता है आपका 52nd अमेंडमेंट जिसके अंदर 10th शेड्यूल ऐड हुआ था। सबसे ये भी इंपॉर्टेंट है, 10th शेड्यूल ऐड हुआ था जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। शेड्यूल भी हम करेंगे, टोटल 12 शेड्यूल होते हैं, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो 52। वैसे सारे अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो करने सारे ही हैं। 61st अमेंडमेंट में क्या है? 61st अमेंडमेंट वोटिंग एज को डिक्रीज किया गया 21 से 18। पहले 21 थी, अब 18 हुई। किस वजह से हुई? 61st अमेंडमेंट से। 65th अमेंडमेंट से क्या किया गया है कि आपको मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी और एसटी कैटेगरी के लिए कमीशन सेटअप हुई है, किसके तहत? 65th अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, 69th अमेंडमेंट जो कि इस स्लाइड का लास्ट अमेंडमेंट है, वो क्या कहता है कि दिल्ली जो है उसको एक नेशनल कैपिटल की तरह माना जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, दिल्ली को कैपिटल किस अमेंडमेंट में कहा गया है? 69th वर्ड भी बहुत अलग है, तो याद रहेगा। उसके बाद आते हैं 71st अमेंडमेंट। 71st अमेंडमेंट में लैंग्वेजेस, अभी हमने लैंग्वेज की थी, लैंग्वेज हमने की थी आपकी सिंधी लैंग्वेज 21st में, है ना? तो 21st के साथ आपका आ गया 71st। 71st में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को लैंग्वेज में ऐड किया गया है 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल सिर्फ लैंग्वेजेस का होता है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज अब 18 हो गई। अभी 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज हैं। ठीक है, तो 18 के बाद भी ऐड हुई है यहाँ पे, वो भी हम बात करेंगे। ये क्वेश्चन आता है कि 71st अमेंडमेंट में कौन सी 3 लैंग्वेज ऐड हुई है? क्या वो कोंकणी, मणिपुर, नेपाली है, या आपकी हो गई सिंधी लैंग्वेज है, या आपकी बोडो, डोगरी और मैथाली और संथाली, कौन सी है? ऐसे क्वेश्चन देता है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, 71st अमेंडमेंट हो गया। 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट लिंक है, याद रखना। 73 हो गया आपका पंचायत का, ठीक है, और 74th हो गया आपका म्यूनिसिपैलिटीज का। पंचायती राज का जो आपका शेड्यूल है वो है 11th,
ठीक है। और आपका म्यूनिसिपैलिटीज का आपका है 12th शेड्यूल। ये 12वां, ये दो आखिरी के शेड्यूल हैं, याद रखना। 73 74 सेम ईयर में आया हुआ है 1992। ठीक है। फिर अब 2002, बहुत सारे बच्चे होंगे जो 2002 बॉर्न होंगे, तो आपको याद रहने में आसानी है कि आपके अंदर एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट दिया गया था। अभी भी आप एजुकेशन कर रहे हो तो एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट दिया गया था। कब दिया गया था? जब आप पैदा हुए थे 2002। याद रखना 86th अमेंडमेंट है। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया गया था बिटवीन 6 to 12 14 ईयर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन से ईयर के बीच में। आपको ऑप्शन दे सकता है 18 तक, कंफ्यूज हो जाओगे तो 6 to 14 याद रखना। और एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी, दैट इज आर्टिकल 51A। तो दो चीज इंपॉर्टेंट हुई थी 2002 में। 2023 में 2003 में क्या हुआ था, जो कि 88 अमेंडमेंट है हमारा। सर्विस टैक्स वाज मेड अंडर 264। सर्विस टैक्स आया था आपका 88 के अंदर। 92 में आपको 3 लैंग्वेज ऐड कर दी, तो टोटल हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो गई है अब? 22 हो गई है लैंग्वेज। याद रखना कौन से शेड्यूल में आती है? शेड्यूल 8। 95th अमेंडमेंट में क्या कहता है? 95th अमेंडमेंट 2009 के अंदर क्या 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 कहा है उसने? एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST रिप्रेजेंटेशन फॉर एंग्लो इंडियन इन दी लोकसभा। एंग्लो इंडियंस के लिए आपके SC वो एक्सटेंड की गई है रिजर्वेशन ऑफ द सीट। ठीक है। और भी एक दो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट और थे, लेट मी चेक इसके अंदर क्यों नहीं है, जस्ट वेट अ मिनट। आप जब तक ये नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको बताता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट और था 100। हाँ, तो आपका इम्पॉर्टेंट है अमेंडमेंट 101। ठीक है। और आपका हो गया 102, 103 और आपका 106। ठीक है। ये और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है, क्या है? 100 के अंदर आपका बांग्लादेश आ जाता है। बांग्लादेश का जो अलग हुआ था बांग्लादेश, ये अभी न्यूज में भी है तो आने के चांसेस ज्यादा है। 101 में क्या हुआ था? 101 में आपका हुआ था GST। 101 में GST हुआ था। 102 में आपका EWS और 103 में NCBC। ठीक है। एक मिनट, गलत लिख दिया मैंने। हाँ, ठीक है। 103 में EWS और 102 में NCBC। और 106 में क्या हुआ था? वुमेन्स को सीट्स और स्पेशल राइट्स दिए गए थे। 101, 102, 103 तो याद रखना तीनों लिंक हैं, GST, NCBC, EWS। साफ सीधी बात, GST आपका हो गया, GST, NCBC और EWS, ये तीनों आपके लाइन वाइज याद देंगे। 101, 102, 103, GST, NCBC, EWS। 100 में बांग्लादेश अलग हो गया, 100 वर्ड डिजिट भी अलग है तो बांग्लादेश ठीक है अलग हो गया। 106 में आपको वुमेन्स को राइट दिए, सीट्स वगैरह। अब बात करते हैं कुछ पार्ट्स की। पार्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। कितने पार्ट हैं वो चेक करते हैं। टोटल 22 पार्ट होते हैं। ये अब मैं सारी स्लाइड्स लाया हूँ तो डोंट वरी अबाउट इट। स्क्रीनशॉट लो, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पार्ट क्या कहता है? द यूनियन एंड टेरिटरी। ठीक है, इसको समझाने का बहुत मैं आसान तरीका बताता हूँ, सारे पार्ट्स आपको याद हो जाएंगे। क्या पहला पार्ट है हमारा? यूनियन एंड टेरिटरी। ठीक है, यूनियन एंड टेरिटरी समझो, हमने एक यूनियन और टेरिटरी बना दी। ओके, दूसरा बना दी, उसमें रहेगा कौन? उसमें सिटीजन्स रहेंगे। तो सेकंड में हमें क्या दिया? सिटीजनशिप दे दी। ठीक है, हमने यहाँ, ठीक है, बंदा आ गया इसके अंदर। थर्ड में क्या हुआ? अब बंदा आएगा, उसको कुछ राइट्स भी मिलेंगे कि तुम यहाँ वहां घूम सकते हो। तो पार्ट 3 के अंदर क्या हुआ? फंडामेंटल राइट आ गए, इसको राइट दे दिए। उसके बाद क्या हुआ? अब ये घूम रहा था तो स्टेट तो बनाएंगे, कहाँ रहेगा? तो स्टेट बना दी। DPSP में कुछ प्रिंसिपल्स बनाए स्टेट पॉलिसी के तहत। ठीक है, स्टेट पॉलिसी। 4th A में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं उसकी। ठीक है, ड्यूटीज भी हो गई। अब स्टेट बन गया, उसके बाद क्या हुआ? अब यूनियन बनेगा। तो यूनियन बन गया। यूनियन के बाद स्टेट्स के बारे में कुछ कहा गया कि जी स्टेट्स कैसे होंगे, स्टेट्स के बारे में भी कह दिया। ठीक है, 7th ऐसे करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसे। 7th सॉरी, हाँ। 8th में क्या हुआ? यूनियन टेरिटरीज बन गई। यूनियन बन गया, स्टेट बन गया, यूनियन टेरिटरीज बन गई, टेरिटरीज भी बन गई। उसके बाद क्या हुआ? अब इतनी बड़ी बड़ी चीजें बन गई, अब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज भी बना दो। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज भी बता दी। पंचायत का 9, म्यूनिसिपैलिटीज का 9A और 9B आपका कॉर्पोरेट सोसाइटीज का, ये तीनों लिंक हैं। ठीक है, तो कॉर्पोरेट सोसाइटीज भी बन गई।
अब क्या हुआ, कुछ शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज भी थे, बहुत सारे बंदे थे तो कुछ शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज भी ऐसे ही हो गए, तो ट्राइबल एरियाज के अंदर भी ऐड हो गया। अब क्या हुआ, सब सब आ गए, सिटीजनशिप आ गई, राइट्स हो गए, ड्यूटीज आ गए, स्टेट के बारे में बता दी, यूनियन के बारे में बता दी, यूनियन टेरिटरीज बता दी। 11th में क्या कहा, 11th में कहा अब रिलेशन की बात करते हैं जी, यूनियन और टेरिटरी स्टेट्स में क्या रिलेशन होंगे। तो 11th में दोनों के रिलेशन, रिलेशन मतलब आपके रिलेशन हो गए तो 1 1, तो आप भी समझ लो ऐसे भी याद कर सकते हो रिलेशन, ठीक है। 12th की बात करते हैं, 12th में चलो रिलेशन बता दी, रिलेशन किस चीज पे देखेंगे, आपका 12th पार्ट कहता है फाइनेंस देख लेंगे, प्रॉपर्टी देख लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट देख लेंगे, ये सब देख लेंगे बात, चलो ठीक है। अब 13 में आ गया ट्रेड एंड कॉमर्स, जी ये सब तो देख रहे हैं, किस के लिए देखेंगे, क्या होगा यूनियन और स्टेट के बीच, ये ट्रेड हो जाएगा, कॉमर्स हो जाएगा आपका, इंटरकोर्स विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, ट्रेड कॉमर्स भी आपका पार्ट 13 में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं 14 में क्या, 14 में सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, अब इस इन दोनों के अंदर क्या क्या सर्विसेज हम देंगे वो आ गया, ठीक है। और 15, अब चलो ये सब आ गया, अभी सबको संभालेगा कौन, संभालने के लिए क्या हुआ, इलेक्शन करते हैं, 15 में इलेक्शन कर दिए, चलो बहुत बढ़िया। 16 में स्पेशल प्रोविजंस दिया इलेक्शन करते हुए, क्या हुआ जी, स्पेशल प्रोविजन दे दिया है टू द सर्टेन क्लासेस, कैटेगरी वाइज हमने कुछ को स्पेशल प्रोविजन दे दिया कि आप इलेक्शन करते वक्त करते हैं ना कि हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये आपको दे देंगे फ्री इलेक्ट्रिसिटी, तो ये समझो हमने स्पेशल प्रोविजन दी इलेक्शन करते हुए। इलेक्शन करते हुए नेताजी ने क्या हुआ, जहाँ गए उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज सीखी, वहां उनको प्रचार करने के लिए लैंग्वेज सीखी थी। अब इलेक्शन के बाद आपको प्रिविलेज दे दिया, फिर लैंग्वेज सीख ली, उसके बाद हो गया इलेक्शन। अब आ गए इमरजेंसी प्रोविजन, कभी कभार कभी इमरजेंसी आ गई तो क्या होगा जी, इलेक्शन करने के बाद तो इमरजेंसी आ गई, 18 में आपका इमरजेंसी हो गई। 19, अब सब कुछ हो गया, इमरजेंसी भी हो गई, 19 में क्या हुआ, मिसलेनियस, कुछ और बाकी बचा सामान वो भी हो गया। 20th आपको याद रखना है अमेंडमेंट्स का है, जो भी हम पहले कर रहे थे, ठीक है। और 368 इसका आर्टिकल है, ये सिर्फ सिंगल ऐसे याद आता है कि अमेंडमेंट का पार्ट बताओ और आर्टिकल बताओ। 20th है, 20 आर्टिकल हो गए। 21st में क्या हुआ, स्पेशल प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू प्रेसिडेंट वगैरह। 22nd में आपका शॉर्ट टाइटल हो गया, अथॉरिटेटिव टैक्स हो गया, हिंदी रेपल्स, ये सब। 21st 22 तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, 20 आपको याद हो जाएगा। 20 की आपका अमेंडमेंट है, 19 तक आपको याद ही है जो मैंने आपको जैसे तरह बताया। चार्ट बनाओगे कि यूनियन टेरिटरी आ गई, सिटीजन आ गए, उसको राइट्स दे दिए, एक स्टेट बना दिया, उनकी ड्यूटीज बता दी, उनके बाद यूनियन बताया, बना दिया, दोबारा स्टेट बनाए, स्टेट बनाने के बाद यूटी भी बना दिया, अब साथ में छोटी पंचायत म्यूनसिपैलिटीज बना दी, सब बना दिया, कॉर्पोरेट सोसाइटी वगैरह सब बन गया। अब कुछ ट्राइबल एरिया थे उसके बारे में बता दिया। 11 में क्या हुआ, अब सब कुछ बताने के बाद क्या होगा, यूनियन स्टेट में रिलेशन बताएंगे, रिलेशन क्यों बताएंगे, रिलेशन बताएंगे फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब देखने के लिए। इससे होगा क्या, ट्रेड एंड कॉमर्स होगा। ट्रेड एंड कॉमर्स के बाद क्या होगा, सर्विसेज आएंगी, तो सर्विस 14 के अंदर आ गई, बहुत बढ़िया। सब कुछ चल रहा है, संभालने के लिए क्या चाहिए, नेताजी चाहिए। नेताजी आ गए आपके इलेक्शन में 15 पार्ट में। 15 आने के बाद स्पेशल प्रोविजन दे दिया इलेक्शन में, आपको प्रचार करने में, आपको कहा क्या, स्पेशल प्रोविजन दे दिया कि आपको कुछ क्लासेस के बंदे थे उनको कह दिया आपको प्रोविजन मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। नेताजी ने क्या हुआ, लैंग्वेज सीखी, वहां के प्रचार करने के लिए, सब हो गया। अब इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी पढ़ा दी, कुछ छोटी मोटी चीजें और बची थी, मिसलेनियस वो भी हो गया। 20th में आपका अमेंडमेंट हो गया, टोटल आपके पार्ट 22 खत्म हो गए, ठीक है। ये थे आपके पार्ट्स। अब पार्ट्स आ जाते हैं कि डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, जो मैं अभी आपको बता रहा था, इसे डीपीएसपी कहते हैं। तो ये कौन से पार्ट में, पार्ट 4 में। इसका आर्टिकल कौन सा है, 36 to 51। ये समझो, ये तो आपको आर्टिकल याद होने ही चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। पार्ट 1 से पार्ट 4 तक आपको रटे होने चाहिए कि पार्ट 1 का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 2 कहाँ से कहाँ तक है, 3 कहाँ से कहाँ तक है, 4 कहाँ से कहाँ तक, ये एकदम आएंगे, बाकी छोड़ दो, बाकी नहीं आएंगे। बाकी आने के चांसेस बहुत लिमिटेड हैं, इसके आने के चांसेस 99.99%, ठीक है। 1% वो कीटाणु है जो मरता नहीं, क्या पता कभी कभार आ जाए इसे, लेकिन इतना ध्यान मत दो क्योंकि आने के अभी तक आए नहीं है, काफी साल हो गए हैं, तो आएंगे नहीं। आप ये समझ लो, ये आप कर लोगे, याद रहोगे, ये तो बिल्कुल आप लिखे लिखे आते हैं फंडामेंटल राइट के कौन से आर्टिकल है। अगर आप देखोगे ना पिछले के साल के कुछ पेपर, तो उसमें साफ साफ डायरेक्ट आया हुआ है कि इसके आर्टिकल कौन से। अब बात करते हैं हम शेड्यूल्स की। शेड्यूल कितने हैं हमारे पास, 12 शेड्यूल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल हैं। शेड्यूल याद रखना, मैं थोड़ा साइड जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ तो मिलेगी मिलेगी, ठीक है। पहला शेड्यूल हमें क्या कहता है, पहला शेड्यूल कहता है कि स्टेट की लिस्ट बनाओ, यूनियन टेरिटरी की लिस्ट बना दो, बहुत बढ़िया। पहले हमने जगह की लिस्ट बना दी, ठीक है। सेकंड शेड्यूल हमें क्या कहता है, सेकंड शेड्यूल हमें कहता है कि हम अलाउंस देंगे, प्रिविलेज देंगे, एमोल्यूमेंट्स देंगे, ठीक है। ये वर्ड बहुत आएगा, ये वर्ड के नाम से आपसे शेड्यूल पूछा जाएगा, एमोल्यूमेंट्स,
ठीक है, तो याद रखना अलाउंस किस में है, एमोलमेंट्स किस में है, प्रिविलेजेस किस में दिए हैं, सेकंड शेड्यूल के अंदर दिए। ठीक है, थर्ड शेड्यूल की बात करते हैं। थर्ड शेड्यूल में क्या था, थर्ड शेड्यूल में क्या हुआ, पैसे दे दिए, पैसे देने के बाद क्या होगा, ओथ दिलवाएंगे, ओथ और अफर्मेशंस। तो थर्ड में हमने ओथ दिला दी। ओथ किसकी दिलाई, वो फोर्थ में आ गया। फोर्थ है आपकी सीट्स ऑफ राज्यसभा, एलोकेशन देखेंगे अब ओथ दिलाने के बाद किसको कौन सी सीट मिलेगी राज्यसभा में, तो फोर्थ में आपके सीट्स आ गई। फिफ्थ में देखते हैं, फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में है कंटेन प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। जब सीट मिल गई है, अब कंट्रोल करेंगे शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरिया के ऊपर। ये आपको कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि याद होने में हो, जब आप एक स्टोरी बनाते हो ना पॉलिटी के अंदर, जैसे कि मैं सारे शेड्यूल को ऐसे स्टोरी की तरह याद रखोगे तो बहुत जल्दी याद होंगे, सारे पार्ट याद, सारे शेड्यूल याद और सारे आर्टिकल याद। ठीक है, तो शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब पे कंट्रोल हो गया। सिक्स्थ में क्या हुआ, सिक्स के अंदर कुछ डील हुई है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया। जब इस पे कंट्रोल हुआ तो डील्स हुई, डील्स इसमें हुई असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये याद रखना, ये चारों ही हैं, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, डील हो गई। सेवन शेड्यूल पे आते हैं। सेवन शेड्यूल क्या कहती है, डील होने के बाद अब स्टेट यूनियन इन सब का भी तो देखना है जी, देखना है। तो साथ में क्या होगा, साथ में 3 लिस्ट बना देंगे कि सबको, सबके अंडर क्या क्या आना है, स्टेट में क्या आना है, यूनियन की लिस्ट में क्या आना है, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आना है। इसके अंदर पूछा जाता है कि गैम्बलिंग किस में आएगी, गैम्बलिंग जो है किस लिस्ट के अंदर आके, कौन देखता है, स्टेट देखेगा, यूनियन देखेगा, ये आपका कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आएगी। तो ध्यान रखना, स्टेट के अंदर आती है गैम्बलिंग, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसलिए पहले की 2 वीडियो PYQs कराई थी मैंने। कमेंट्स में आए कि आप सिर्फ PYQs कराओगे, इससे आपको पता लगी कितना करना है। जी के ऐसा सब्जेक्ट है, करने बैठोगे तो साल साल बैठ ही रहोगे, अंडर द सन कुछ भी आएगा, बट लिमिट अभी आपने अपने एग्जाम की देखो कि कितने तक करना है। इसलिए मैं सिर्फ उतनी पॉलिटी +1 एक स्टेप लेके आया हूँ कि उतनी तो है, क्या पता कुछ एक्स्ट्रा आ जाए, तो आपको कम से कम ये वीडियो करियो तो सब कुछ याद हो। ठीक है, तो 7 शेड्यूल में आ गया आपके तीनों लिस्ट आ गया, गैम्बलिंग आपका स्टेट के अंदर आएगा। तीनों लिस्ट मैंने पिछली वाली वीडियो के अंदर कवर किए हुए हैं, तो आप देख लेना, सारी वीडियो में सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन विद टॉपिक्स कराता हूँ, ऐसे ही कि क्वेश्चन भी कराया, उसके साथ एक्स्ट्रा टॉपिक्स क्या करना इंपॉर्टेंट है वो भी कराता हूँ। सारी वीडियो देखना, अगर जीके करनी है, जीके में अच्छे मार्क्स लाने हैं, लाने तो देख लेना, नहीं लाने तो अगले साल फिर इसी चैनल पे मिलेंगे, क्या हो गया। एट शेड्यूल, एट शेड्यूल हमें क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है एट शेड्यूल, एट शेड्यूल अभी हमने किया था बहुत पहले, हमने अभी एट में क्या कर रहा हूँ, जो एट शेड्यूल में कर रहा हूँ। एट शेड्यूल क्या है, एट शेड्यूल आपका लैंग्वेजेस का है। तो एट शेड्यूल में आपकी लैंग्वेज है, कितनी लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है, जो अभी हमने करी थी। 9 शेड्यूल की बात करते हैं। 9 शेड्यूल में क्या हो, 9th और 10th इंपॉर्टेंट है। 10th अभी शेड्यूल की हमने बात करी थी ना कि कौन से अमेंडमेंट में ऐड हुआ है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल हमारा कौन से अमेंडमेंट में ऐड हुआ है, बताओ। क्या इस वाली स्लाइड पे 10th अमेंडमेंट दिख रहा है, 10th शेड्यूल दिख रहा है। ये है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, अभी कराया था, 52nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ है 10th शेड्यूल। ठीक है, याद रखना। तो 10th शेड्यूल में आपका आता है एंटी डिफेक्शन लॉज वगैरह। ठीक है, 9th शेड्यूल में क्या आएगा, 9th शेड्यूल में जुडिशियल रिव्यूज, ऐसे लॉ हैं जो जुडिशियल रिव्यूज को एक्सेम्प्टेड करते हैं। ठीक है, अबॉलिशिंग द जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम अबॉलिश किसमें हुआ है, ये क्वेश्चन है, साफ सीधी बात। वो डायरेक्ट पूछता है कि कौन से शेड्यूल में जमींदारी सिस्टम अबॉलिश किया हुआ है और कौन से शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉज हैं, वो है 10th और 9th शेड्यूल। 11th और 12th भी आपको कराया था, याद करने को भी कहा था, जिसका अमेंडमेंट 73 और 74 है। 1992 के अंदर दोनों आए थे। 11th में पंचायत है और 12th शेड्यूल में आपकी म्यूनिसिपैलिटीज हैं। ठीक है, याद रखना, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के खुद के आर्टिकल हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब देखते हैं, हमारे आर्टिकल स्टार्ट हो गए हैं, हमारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए, हमारे शेड्यूल कंप्लीट हो गए, पार्ट, शेड्यूल, अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कुछ करे। अब आर्टिकल्स, इसके अलावा पॉलिटिक्स में कुछ नहीं होता, पॉलिटी में कुछ नहीं होता जो अकॉर्डिंग टू द पेपर ऑफ CMAT। कोई और पेपर देख रहे हो, किसी कोई और स्टूडेंट जो किसी और पेपर का देख रहा है, ये भी सब उसके पेपर में आएगा। ठीक है, आएगा कुछ और प्लस ऐसे पॉइंट्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैं लाऊंगा इस पॉलिटिक्स के पॉलिटी वीडियो के बाद। ठीक है, तो वो भी देखना, ये पॉलिटी कर लोगे, इसी में क्वेश्चन बन के आपका CMAT के एग्जाम में आना है। और ठीक है,
अब आर्टिकल्स की बात करते हैं। आर्टिकल्स में जो है वो पार्ट वाइज डिवाइड है, 22 पार्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन से पार्ट है जो मैंने आपको बताए थे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा और चौथा। तीसरा फंडामेंटल राइट्स, क्वेश्चन आना ही आना है। फोर्थ आपका डीपीएसपी। ये आपको विद आर्टिकल, जैसे पार्ट 1 है यूनियन एंड टेरिटरीज, इसका आर्टिकल है 1 से 4, याद होना ही चाहिए कि 1 से 4 कौन से पार्ट का है और क्या नाम है। स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ मिलेगी मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल है हमारा, नेम बता दो जी टेरिटरी ऑफ द यूनियन का। चलो नेम बता दिया, ठीक है। आर्टिकल 2 में चलो नहीं बनानी है तो एस्टेब्लिशमेंट भी हो गया न्यू स्टेट्स का, ठीक है। आर्टिकल 3 में एस्टेब्लिशमेंट कर दिया, एस्टेब्लिश हो गया है। अब फॉर्मेशन हुआ है न्यू स्टेट का, और ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, ध्यान रखना ऑल्टरेशन वर्ड है, ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स, ऑल्टरेशन है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट फॉर यू, ठीक है, ये छोड़ दो। आर्टिकल 3 आर्टिकल हो गए। अब सिटीजनशिप की बात करते हैं, पार्ट 2 से आर्टिकल 5 to 11, ठीक है। कहाँ पार्ट 2 में कौन सा है, सिटीजनशिप है, आर्टिकल है 5 to 11, याद रखो। आर्टिकल 5 में है आपका डायरेक्ट सीधा आपका सिटीजनशिप है आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 6 में है राइट टू सिटीजनशिप विच हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से जो माइग्रेट हुए पर्सन, उनको सिटीजनशिप का राइट देना, वो आर्टिकल 6 में लिखा है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। 7th भी आपका छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 13% रिजाइडिंग आउटसाइड, 13%, ठीक है। आर्टिकल 8 इंपॉर्टेंट है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ 13% ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ओके। उसके बाद आपका आर्टिकल है पार्लियामेंट टू रेगुलेट, 11th याद कर लो, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजन्स बाय लॉ, ठीक है। इसमें से आपका 5, 6 और 11th आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आने के चांसेस कम है इन दोनों पार्ट में से, बस क्वेश्चन ये बनता है कि सिटीजनशिप जो है कौन से आर्टिकल से कहाँ तक है, यूनियन टेरिटरी से कहाँ तक है, और नेम कहाँ, ये तीनों तो कर ही लेना, ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपने पीवाईक्यू सॉल्व करे होंगे तो आपको इसमें से बहुत क्वेश्चन दिखे होंगे। स्टार्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम शुरू करते हैं। पहला आता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 12, ठीक है। आर्टिकल 13 आता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। डेरोगेशन वर्ड याद रखना, जहां डेरोगेशन आ जाए आर्टिकल 13, बात खत्म। डेरोगेशन का आएगा वो आप सारे आर्टिकल पढ़ लोगे, आपको डेरोगेशन वर्ड याद नहीं है तो आप आर्टिकल 13 लगा ही नहीं पाओगे कभी भी। डेरोगेशन जहां है, डेरोगेशन 13, डेरोगेशन 13, डेरोगेशन 13, ऐसे याद रखो। अब आर्टिकल यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, राइट टू इक्वालिटी। साफ साफ वो पूछता है राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल में है, 14 से लेके 18 तक। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 में कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिप्शन, वो डिस्क्रिमिनेशन, कौन से ग्राउंड पे, ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सुनते आ रहे हैं। कौन से आर्टिकल में, अब देखेंगे 15वें आर्टिकल में है। 16 में क्या है, 16 में इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत नहीं होनी चाहिए, 17 में दिया हुआ है, ठीक है। 18 में टाइटल, ठीक है, जैसे जिसने पीएचडी करी हो उसे डॉक्टर लगाने का अधिकार है, जिसने एमबीबीएस करी हो डॉक्टर लगाने का अधिकार है, डॉक्टर और कोई नहीं लगा सकता, ये वो टाइटल की बात की हुई है, ठीक है। ये वैसे टाइटल कोई नहीं लगा सकता। ये तो हो गए आपके राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल। अब बात करते हैं राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से लेके 22 तक हमारे राइट टू फ्रीडम है, ठीक है। राइट, आर्टिकल 19 हमें क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 19 कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच से हमें प्रोटेक्शन, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें मिलेगी। आई गेस आर्टिकल 19 आपको और करना चाहिए। आर्टिकल 19 में क्या है कि 6 आर्टिकल, मतलब 6 और इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 में 6 और राइट्स हैं आपके, जैसे राइट टू मूव, राइट टू असेंबल, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, और राइट टू डू सर्विस। ये सारे आपके अंदर आते हैं, अब वो आते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी, डी, ई, एफ तो अब हद खत्म हो गया, अब जी। तो इतने हैं, कितने, एक 2 3 4 5 6 इसके अंदर अंडर आर्टिकल वो आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आते हैं,
लिख लो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वो हो सकता है आपको पीडीएफ में ना मिले तो लिख लो, ठीक है। हाँ, आर्टिकल 19 में, और ये ए बी सी डी मेरा मन से नहीं बोल रहा हूँ, ए 19 बी ये ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो वैसे ही याद रखना, ठीक है। ए में क्या लिखा है, ए में आपका लिखा है स्पीच, ऐसे याद करो, पहले कहीं गए तो बोलेंगे, बोल दिया जी, बोलने के बाद बी में, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में आपका असेंबल करा, बोल के बंदों को इकट्ठा कर लिया, असेंबल हो गया। थर्ड के अंदर क्या करा, थर्ड के अंदर हमने एसोसिएशन बनाया, जो असेंबल हुए थे उनका एक ग्रुप बना दिया, तो एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन बन गया। डी में क्या हुआ, उसके बाद एसोसिएशन बन गया, एसोसिएशन बनने के बाद हमने क्या करा, ग्रुप को कि लेट्स गो, वहां चलते हैं, तो मूव, राइट टू मूव, ठीक है। और आपका, मैं एक बार ही हटा देता हूं, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, डी हो गया। ई क्या है, ई आपका हो जाता है सेटल, कहीं गए, कहीं गए अब इतने सारे लोग, तो थक गए, कहीं बैठेंगे तो ही, तो सेटल हो गए। जी हमारा खत्म हो गया था, छोड़ दो। एच, अच्छा सॉरी, एफ कैंसिल हो गया, जी, हाँ एफ हमारा कैंसिल हो गया, सेटल हुए, सेटल के बाद छोड़ दो। फिर जी में क्या हुआ, सेटल होने के बाद अभी बैठ गए, पैसे कैसे कमाएंगे, सर्विस करके कमाएंगे, तो सर्विस, राइट टू सर्विस। ये आपके आर्टिकल हैं जो आते हैं 19 के अंदर, ठीक है। ये सब याद रखना, 19 के अंदर आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आर्टिकल 20 पे आते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ठीक है। तो आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें आपसे पूछ सकता है पर्सनल लिबर्टी और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ कौन से आर्टिकल में है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। ये वो आर्टिकल है, अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाए, चाहे फाइनेंशियल हो, नेशनल हो, ये आर्टिकल प्रेसिडेंट भी नहीं रिमूव कर सकता। ये आर्टिकल 21 है, ये है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, आपके लाइफ की प्रोटेक्शन, दैट इज 21। 21 ए में आपका है राइट टू एजुकेशन, 22 में है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है। ये आपको पूरे रटे होने चाहिए राइट टू फ्रीडम में। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कुछ आर्टिकल हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 टू 24, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन द ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, ह्यूमन बीइंग को बेच नहीं सकते, ट्रैफिकिंग। 24 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, बच्चों को फैक्ट्रियों में नहीं लगा सकते, मतलब फैक्ट्रियों के अलावा भी आप कहीं नहीं लगा सकते, पर उन्होंने लिखा है, ठीक है। 23 24 कंप्लीट। 24 है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कौन से आर्टिकल से कहां तक है, 25 से 28। 25 में क्या कहता है कि आप अपना जो रिलीजन है उसको फ्री प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब रिलीजन, आप फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। 27 में आपको कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है। 28 में आप फ्रीडम है आपके पास टू अटेंडेंस एट द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, आप अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जाके प्रे कर सकते हो, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप कर सकते हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी जाके, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके थे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब बात करते हैं कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स की, इंपॉर्टेंट सवाल 29 और 30 में लिखा गया है, क्या लिखा है कि इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट किया जाएगा। 30 में क्या लिखा है कि उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो खोल सकता है, माइनॉरिटीज, ठीक है। माइनॉरिटीज की बात अब कल 29-30 में की गई है आपकी माइनॉरिटीज की बात, 25 से 28 की गई है आपकी रिलीजियस की बात, 23 से 24 की गई है आपकी एक्सप्लॉइटेशन कि आप फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये सब नहीं करा सकते। बहुत आसान है समझना, पढ़ोगे याद हो जाएगा।
अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, दैट इज योर रेमेडीज। आर्टिकल नंबर 32 जो सुप्रीम कोर्ट आपके लिए एस्टेब्लिश जिसने किया है, 5 तरह की रेमेडीज है, नाम भी ऐसे ऐसे हैं, हबियस कॉर्पस, वेंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी, क्वो वारंटो, ऐसे ही नाम आते हैं, यही नाम है, अपने मन से मैंने कुछ नहीं लिखा। इसका इसका लिटरेरी मीन्स क्या है, ऐसे यही आता है। क्वेश्चन में आएगा जैसे 5 हमारे पास अभी फिलहाल रिट्स हैं, पढ़ते हैं क्या है। पहला रिट है हबियस कॉर्पस, को क्वेश्चन आ जाएगा कि लिटरली मीन्स टू हैव द बॉडी, कौन सा रिट है। अब आदमी कंफ्यूज है, हैव द बॉडी, हैव द बॉडी क्या होता है, वो हबियस कॉर्पस है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कहता है कि ये रिट इशू किया जाता है कि उस बंदे को रिलीज करने के लिए जिसे इलीगली हमने डिटेन किया है, जिसको जेल में इलीगली हमने भेज दिया है, उसको रिलीज करने के लिए हबियस कॉर्पस आप यूज कर सकते हो एज अ रिट। सेकंड हमारी कहती है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब है दी वी कमांड, व्हाट वी कमांड, लेट्स सी, दिस रिट इज इशूड टू डायरेक्ट अ पब्लिक ऑफिशियल, गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिशियल को या लोअर कोर्ट को पर एक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कमांड दी जाती है, दैट इट हैज फेल एंड रिफ्यूज टू फ्रॉम, किसी पब्लिक ऑफिशियल और लोअर कोर्ट ने कहा हम ये नहीं करेंगे। मैंडेमस, आपने वो लोअर कोर्ट से ऊपर कोर्ट गए, हाई कोर्ट में गए, आपने कहा जी मैंडेमस लगा, मतलब मैंडेमस को लगा देते हैं, फिर उसके बाद वो परफॉर्म करना पड़ता है ड्यूटी फॉर दी ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल एंड गवर्नमेंट। प्रोहिबिशन की बात करते हैं। प्रोहिबिशन क्या कहता है, इशूड बाय द हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट डायरेक्टिंग टू स्टॉप द प्रीसीडिंग, कोई प्रीसीडिंग चल रही है, आपको रुकवानी है, प्रोहिबिशन लग गई, हायर कोर्ट ने लोअर कोर्ट में लगा दी, लोअर कोर्ट में लग जाएगी, वो रुक जाएगा। ठीक है, पब्लिक ऑफिस, ठीक है। अब आता है सर्शियोरारी। सर्शियोरारी के अंदर है, ये तो था कि प्रोहिबिशन आपने लगाया जब प्रीसीडिंग चल रही थी। सर्शियोरारी में है प्रीसीडिंग हो गई, गलत नतीजा, गलत फैसला सुनाया गया, अब क्या करें, सर्शियोरारी लगा दो। हम नहीं लगा दो मतलब सर्शियोरारी, उनको हायर कोर्ट में जाके आप अपील करोगे तो लग जाती है लोअर कोर्ट के लिए। ठीक है, इधर टू ट्रांसफर अ केस फॉर रिव्यू और टू कैश एन ऑर्डर पास विदाउट ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, प्रोहिबिशन आपका मान के चलो कि प्रोसीडिंग चल रही है स्टॉप कराने के लिए, सर्शियोरारी हो गई है, अब क्या करें, सर्शियोरारी करा दो। क्वो वारंटो, क्वो वारंटो में देखते हैं क्या होता है। क्वो वारंटो कहता है, इसका मतलब क्या है, बाय व्हाट अथॉरिटी, आप किस अथॉरिटी से पब्लिक ऑफिस को या पब्लिक जॉब को आप किस अथॉरिटी से होल्ड कर रहे हैं। मतलब आपके पास, आपने सपोज यूपीएससी का एग्जाम होता है, यूपीएससी का एग्जाम नहीं दिया, ऐसे कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दिया और आप जाके ऑफिस में बैठ गए, या किसी आपने कुछ गलत सर्टिफिकेट दिखा दिया, ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी गलत सर्टिफिकेट दिखा दिया, आप जा आपको नौकरी मिल गई, आप जिस कोई पहचान गया जिसने गलत लगा रखा है, वो वारंटो आपने अपील करी, वो पूछेगा कि क्यों बैठे हो, आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाओ, डॉक्यूमेंट गलत, तो बाय व्हाट अथॉरिटी क्वो वारंटो लगा जाता है। क्वो वारंटो, क्यों बैठे हो, ये समझ लो, इसको ऐसे कर लो कि क्वो वारंटो को जी क्यों बैठे हो यहाँ, नहीं, बाय व्हाट अथॉरिटी, क्यों। ठीक है, जब डीपीएस की बात करते हैं, डीपीएसपी डायरेक्टिव, आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, लेट्स सी कौन से आर्टिकल से कहां तक है, मैंने आपको कहा याद करना है, 36 से 51 तक आपका डीपीएसपी है। डायरेक्ट सवाल आता है, अब इंपॉर्टेंट देखते हैं इसमें क्या है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है बट मैं मार्क लगा दूंगा कि आपको जो टिप्स पे याद होने चाहिए। स्टेट को डिफाइन किया गया है 36 में, 37 में बताया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सुन के हो सकता है आप भी शॉक हो जाएं अगर आपको समझ आए कि मैं क्या कह रहा हूं। क्या कह रहा है डीपीएसपी 37 में कि डिक्लेयर दैट डीपीएसपी आर फंडामेंटल टू गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री बट दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी लॉ। कुछ अगर इसमें से टूटता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, जी मेरे साथ ये हुआ है और अकॉर्डिंग टू डीपीएसपी ये गलत है, कोर्ट में दे आर नॉट एनफोर्सेबल। ये है 37 का आर्टिकल। तो लोग सोचेंगे जी बनाया क्यों, याद करने के लिए और किस लिए बनाया होता। 38 की बात करते हैं। 38 में डायरेक्ट द स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन। इसको याद कैसे रखो, बड़ा छोड़ दो, मैं पूरा पढ़ाने के मन में नहीं हूं, क्योंकि याद कैसे करोगे, प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, दैट्स ग्रेट, वेलफेयर ऑफ द पीपल को प्रमोट करने के लिए 38 है। 39 में क्या है, 39 में स्टेट को डायरेक्ट करता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रंस, फ्री चाइल्डहुड एंड यूथ फॉर एक्सप्लॉयटेशन, ये सब आपका 39 में। 39 ए में क्या कहता है, डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट,
सिग्नेचर बढ़िया हमारा है। 39A के अंदर आता है आपका फ्री लीगल एड। ये समझ लो फ्री लीगल एड के नाम से सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, ये आर्टिकल बता दो। 39A, पहली बात तो ये ए पढ़ने के बाद लोगों को मजाक लगेगा कि ए क्या है, ए भी आता है क्या किसी के अंदर, तो ए आते हैं, ए बी सी डी सब आते हैं। तो इससे चांसेस जो स्टूडेंट लगाएंगे वो मतलब मान के चलो 10 से 20 जिसने पूरी वीडियो देखी होगी जो पढ़ के गया होगा। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, फ्री लीगल एड पढ़ना मत भूलना। 39A उसका आर्टिकल, बढ़िया। पंचायत का आर्टिकल है 40 में डायरेक्ट द स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। 40 मतलब डीपीएसपी के थ्रू तो 40 है, पंचायत के वरना खुद के आर्टिकल हैं 243 से शुरू होते हैं। बट अभी अगर हम देखें डायरेक्ट टू ऑर्गेनाइज अ विलेज ऑफ पंचायत, अगर आपके पेपर में ऑप्शन में 40, 39, 32 लिखा और आप पढ़ के 243 गए तो कंफ्यूज मत होना, 40 भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आता है 41। 41 क्या कहता है, डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोवाइड द राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, डिसेबलमेंट, ठीक है। 42 में क्या कहता है, डायरेक्ट द स्टेट टू इंश्योर जस्ट एंड ह्यूमनेस कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव। मतलब क्वेश्चन इसी से बनना है, मैटरनिटी लीव आपका ये समझो कौन से आर्टिकल, मैटरनिटी लीव आपका 42 में, बात खत्म। 43 में देखते हैं, 43 के अंदर है सिक्योर अ लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड लिविंग, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द वर्कर्स, दैट इज इन 43, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री 43 में इंडस्ट्रीज ऑफ मैनेजमेंट आ गया, ठीक है। 44 इंपॉर्टेंट है, 44 है आपका यूनिवर्सल सिविल कोड। ये और किसी भी आर्टिकल में मतलब डायरेक्ट आप यही मान के चलो 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा आर्टिकल है 44। 40 इंपॉर्टेंट, 44 इंपॉर्टेंट, और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने भी कराया था वो लीगल एड वाला। 39A इंपॉर्टेंट, मतलब कोई बोले 39A क्या, आप बोल दो फ्री लीगल एड, ऐसा याद होना चाहिए एकदम मुंह पे, ठीक है। 37 में आपका नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये आता नहीं है बट याद होना चाहिए। 45 की बात करें, 45 में डायरेक्ट स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर यहाँ पे एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स की बात हो रही है, ध्यान रखना 6 साल के बच्चे के अंदर 45 में। 46 में क्या, डायरेक्ट स्टेट टू प्रमोट द एजुकेशन इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, डायरेक्ट स्टेट टू प्रमोट एजुकेशन इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। 47 में क्या कहता है, न्यूट्रिशन का ध्यान रखो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का ध्यान रखो, छोटी वर्ड की बात बता रहा हूँ, 47 ऐसे याद रखो। 48 की बात करो, 48 में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हस्बेंड्री। एक क्वेश्चन और आता है, मुझे भी याद आया, अगर कोई पूछे कि गांधीयन प्रिंसिपल्स कौन से पार्ट में है, ये है गांधीयन प्रिंसिपल्स, 3-4 हैं जो कि डीपीएसपी में आते हैं, तो याद रखना गांधीयन प्रिंसिपल की बात करें तो डीपीएसपी, गांधीयन प्रिंसिपल की बात करें तो डीपीएसपी, ठीक है। 48A की बात क्या करता है, सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को जी बचा लो। 49 में क्या बात करता है कि मॉन्यूमेंट्स को बचा लो। बहुत कीवर्ड से याद रखो, पूरी लाइन याद करने की जरूरत ही नहीं है। 49 में देखो प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट, 48 में प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 50 में क्या बात करता है, 15 में बात करता है जी जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग कर दो, अलग होने की बात की गई है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। 51 है डायरेक्ट द स्टेट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल पीस किसमें है 51 और 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग और इंटरनेशनल पीस 51 बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं 54A की, फोर्थ हमने कर ली, 4A की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज में एक ड्यूटी ऐड हुई थी 51A में 42 अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। कैटेगरीज जो, हाँ जो मैं भी आपको बता रहा था, गांधीयन प्रिंसिपल 40, 43, 43B, मतलब गांधीयन पूछेगा कौन से हैं, गांधीयन प्रिंसिपल किसमें है, डीपीएसपी के अंदर है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल किसमें है, डीपीएसपी के ऊपर है। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल किसमें है, जी डीपीएसपी के अंदर है, सारे अनएनफोर्सेबल है, ठीक है। तो याद रखना सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल तीनों किसमें है, डीपीएसपी, ओके गुड। बढ़े आगे, ये है हमारा पार्ट 5 द यूनियन। कौन सा है, द पार्ट 5 द यूनियन, पढ़ो, स्क्रीनशॉट लो, मैं एक बार चार्जर लगा दूं, ठीक है। अब आता है पार्ट 5 द यूनियन।
क्या कहता है इसमें, हम बात करेंगे अपने प्रेसिडेंट के बारे में, उनके इलेक्शन के बारे में, टर्म्स के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, और सेम ही हमारे गवर्नर का है, गवर्नर का भी आएगा, सेम सीक्वेंस में आएगा। इंपॉर्टेंट बता दूंगा कि एकदम टिप्स पे कौन सा याद होना चाहिए, लेकिन याद सारे करने हैं। पहला है 52, जल्दी जल्दी करेंगे। प्रेसिडेंट के बारे में बताता है 52। 53 में बताएगा जी पावर क्या है यूनियन की, बहुत बढ़िया। अब प्रेसिडेंट की बात होगी, यूनियन की बात हो गई, अब बात करते हैं इलेक्शन करा दो। 54 में करा दिए, कैसे कराएंगे 55 में उसका पूरा तरीका लिखा है। 56 में बताया जी इलेक्शन करा दिए, तो बता दो कितने साल तक रहेंगे जी, वो भी बता दिया 56 में। 57 में बताया कि री इलेक्शन कैसे करा सकते हैं, अच्छे नहीं लग रहे अब वो, री इलेक्शन कैसे कराएं 57 में लिखा है, ठीक है। अब इलेक्शन हो गए, टर्म भी बता दिया, इलेक्शन का मैनर भी बता दिया जी, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए प्रेसिडेंट की, वो 58 में बताया है, ठीक है। कंडीशन क्या होगी प्रेसिडेंट्स ऑफिस की, वो भी बता दो उन्हें जी, क्वालिफिकेशन भी पता लग गया, इलेक्शन भी बता दिया, सब हो गया। सब बताने के बाद उन्होंने कहा प्रेसिडेंट ने ओके, तो 60 पे दिला दी उन्हें ओथ, ओथ दिला दी 60 पे। 61 पे कहा जी ओथ दिला दी, हम आपको हटा भी सकते हैं, इम्पीचमेंट हो गया प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका है कैसे याद करना है, दोबारा बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट के बारे में बात करी, यूनियन के बारे में बात करी जी, वेरी गुड। अब प्रेसिडेंट में इलेक्शन कैसे होंगे, उस जी प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराने पड़ेंगे, करा दिए। कैसे तरीके से कराएंगे फिर बता दिया। कितने टर्म का ऑफिस होगा ये तो बता दो, वो भी बता दिया। एलिजिबिलिटी क्या होगी री इलेक्शन की जी, प्रेसिडेंट अगर अच्छी नहीं लगे तो इलेक्शन का ही बता दो पहली, वो भी बता दिया। क्वालिफिकेशन बता दो, क्वालिफिकेशन बता दिया। ऑफिस कितने, ऑफिस की क्या कंडीशन है प्रेसिडेंट को एक बार समझा दो, वो भी समझा दिया। सब कुछ समझ आ गया प्रेसिडेंट को, वेरी गुड। उन्होंने कहा ओके, ओथ दिला दी, ओथ दिला दी, लेकिन उनके मन में डर ही बता दिया जी इम्पीचमेंट भी करा सकते हैं तुम्हारा आर्टिकल 61 के तहत, वो भी बता दी। ये आपका पूरे प्रेसिडेंट का डन। ऐसे स्टोरी से बना के चलोगे तो याद हो जाएगा ऐसे टिप्स पे, वरना तो इतने आर्टिकल है 300 500, बस 300 500 है, कैसे याद रखोगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका प्रेसिडेंट का। अब आते हैं वाइस प्रेसिडेंट पे। वाइस प्रेसिडेंट की आर्टिकल है 63, ये तो याद रखना है यार, 63 तो वाइस प्रेसिडेंट का याद होना ही चाहिए, 52 भी याद होना चाहिए, इसके बाद ही तो आप एक कहानी बनाना स्टार्ट करोगे। 63 वाइस प्रेसिडेंट का है। 64 में क्या कह रहा है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चांसेस चांसेस आना वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है वो कि वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, किसके, राज्यसभा के। ये पॉइंट बहुत आता है, मैंने एसएससी में भी चेक करा, एसएससी भी मैंने देखा है, उसमें भी आया हुआ है, बाकी जिसमें भी जी के आती है कभी ना कभी ये क्वेश्चन अटकता है, ठीक है। हो गया, जैसे यहाँ यूनियन की बात करी, यहाँ राज्यसभा की बात हो गई, एकदम बात नहीं। उसके बाद है इलेक्शन जी, इलेक्शन के बारे में बात करो, इलेक्शन भी जैसे इसमें आया था, इलेक्शन के बारे में बात होगी 66 में। 67 में क्या है जी, टर्म बता दो ऑफिस को, वाइस प्रेसिडेंट कितने साल तक रहेगा, वो भी बता दी, बता दी। वाइस प्रेसिडेंट ने कहा मुझे इतना सब मत बताओ जी, टर्म बता दी, तो 69 में से ओथ दिला दी। वाइस प्रेसिडेंट ने कहा ओके उनको, फिर एक लेकिन हाँ एक और इम्पोर्टेंट है, 69 में वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिला दी, डन, खत्म। एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल 72 याद कर लो, 72 64 72 में है पावर्स हैं प्रेसिडेंट की पार्डन देने की, जिसमें वो फांसी की सजा भी हटा सकते हैं, और प्रेसिडेंट के अलावा कोई नहीं हटा सकता। गवर्नर के पास भी वो होती है पावर पार्डन करने की, लेकिन वो फांसी की सजा ही नहीं हटा सकता, ठीक है। तो ग्रैंड पार्डन कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, रेमिट कर सकता है, कम्यूट सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में है, वो फांसी की सजा भी हटवा सकते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है, ठीक है। 72 आपका ये हो गया, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को कुछ एडवाइस चाहिए कि मुझे नहीं समझ आ रहा, तो मिनिस्टर जो है काउंसिल के वो समझा देंगे, ठीक है। तो 74 75 उल्टा लिखा हुआ है एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एज मुझे जो लगता है उल्टा लिखा हुआ है, क्यों, पहले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एड करा, लेकिन अपॉइंटमेंट और बाकी सब चीज मिनिस्टर और पीएम की 75 में लिखी है, तो 75 भी इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 75 में जब अपॉइंटमेंट है तो 76 के अंदर उसकी ड्यूटीज बताएंगे, एड कराना तब बताएंगे, ऐसा नहीं है, पहले ही बता दिया है, वी आर एडवांस। 74 में बताया जी एड और एडवाइस टू प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर एंड पीएम, ठीक है, ऐसे याद रख लो। 75 में अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर। इंपॉर्टेंट आर्टिकल 76 अटर्नी जनरल का, ठीक है, अटर्नी जनरल का आर्टिकल है 76। 78 है हमारा द ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्टिव फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है टू द प्रेसिडेंट इंफॉर्मेशन फर्निश करने की।
78, ऐसा कोई खास नहीं है, लेकिन याद रखना 74, 75, 78 यही है। 74, 75, 78 जिसमें मिनिस्टर्स की बात वगैरह हो रही है टू दी प्रेसिडेंट, ठीक है, और 76 आपका अटॉर्नी जनरल। अब बात करते हैं कुछ और आर्टिकल्स के बारे में रिगार्डिंग द यूनियन, ठीक है। इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट देखते हैं, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट लगा एक साथ मान के चलो, पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूट करा, राज्यसभा की बात करी, लोकसभा की बात करी, बात खत्म। उसकी ड्यूरेशन की बात कर ली, 83 के अंदर जी कितने साल का होगा, उसके अंदर जो मेंबर आएंगे उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, सेशन कैसे कितने होंगे वो बता दो, ठीक है। राइट टू प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज, ठीक है, सब सेशन वगैरह हुआ, प्रेसिडेंट ने कहा मुझे मैसेज भेजना है, उसके राइट बता दिए, ठीक है। 86 तक खत्म, खत्म कॉन्स्टिट्यूट पार्लियामेंट और आपके राज्यसभा लोकसभा इन सब के बारे में, ठीक है। राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल इन पार्लियामेंट 88, ठीक है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का आर्टिकल आ चुका है 93, ठीक है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, स्पीकर तो चाहिए। वेकेशन के बारे में बताया है, रेजिग्नेशन के बारे में बताया है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अगले आर्टिकल में बता दिया जी 94 में, 93, 94, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल दोबारा आते हुए हमारे सामने 108 जिसमें जॉइंट सिटिंग की बात करी है, अभी हमने देख भी आए थे कि जॉइंट सिटिंग किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली हुई है, किस कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई है, सब कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो कि जॉइंट सिटिंग हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई है, क्या वो यूके है, यूएस है, कनाडा है, कौन है बताओ, ये अपना ऑस्ट्रेलिया है, आंसर बताना। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 108, मन में बिठा लो, मन में क्या दिमाग में बिठा लो, ठीक है। फिर हम आ जाता है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, मनी बिल और इंपॉर्टेंट, मनी बिल कौन इशू करता है, लोकसभा करता है, राज्यसभा करता है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोकसभा या राज्यसभा, किसका हाथ होता है मनी बिल में। 110 में आपका डेफिनेशन दी हुई है मनी बिल की, लेकिन 109 में दिए हुए हैं स्पेशल प्रोसीजर्स मनी बिल के। 109 110 कंफ्यूज मत होना, वही 110 के बाद 111, 109 में प्रोसीजर, 110 में डेफिनेशन, डन। एनुअल फाइनेंशियल बजट स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है 112 में, 109 110 112 याद रखो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट के हिसाब से 123 में सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, अजीब वर्ड है, अजीब वर्ड क्या मतलब और किसी आर्टिकल में सुने होंगे नहीं आप, दैट इज प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस, ठीक है, प्रेसिडेंट की पावर है, ये पावर गवर्नर की भी है, ठीक है। गवर्नर की पावर, इसमें आप ऐसा करो, नो आई गेस 312 है या 213, सॉरी 213 है गवर्नर की, वो भी हम आगे देखें कोई दिक्कत नहीं, आप पहले याद करो 123। 124 में हमें सुप्रीम कोर्ट बनने का संविधान समझ आता है, तो 112 पे आपका सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हो गया, 112 में हमारा सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हो गया। मैं चेंज कर लेता हूँ पेन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आपको आर्टिकल याद होने चाहिए। चल जा। 125 में बताया है अब इसको भी कहानी से देखते हैं कैसे होगा। 124 में सुप्रीम कोर्ट, 125 में जी जजेस की सैलरी बता दो, जजेस की सैलरी बता दी। 126 में जी अपॉइंटमेंट कर दो चीफ जस्टिस का, कर दिया। 127 में अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडहॉक होते हैं रिटायर्ड जजेस जिसकी दोबारा अपॉइंटमेंट होती है, दैट इज एडहॉक जजेस। 127 में हमने वो अपॉइंटमेंट कराई है, ठीक है। अटेंड आ गए। 128 में क्या करा जी, अटेंडेंस ले लो कितने बंदे आए हैं। 129 में क्या करा है, बताया गया है जी सुप्रीम कोर्ट विल बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये बात हाई कोर्ट के बारे में भी कही गई है, दोनों इंपॉर्टेंट है, 129 भी है, हाई कोर्ट का भी देखेंगे। 129 130 में सीट बताइए जी सुप्रीम कोर्ट में कितनी सीट होंगी, कितने लोग बैठ पाएंगे वो बता दिए 130 में, क्लियर। अब कुछ और लास्ट आर्टिकल बचे हुए हैं पार्ट 5 के, देख लो इतने आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, अभी तो इसके अलावा बहुत सारे थे, कहां तक देखते रहोगे। अकॉर्डिंग टू द सीमेंट में आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं। 136 में स्पेशल लीव बताई गई है। 127 में आपका जजमेंट को रिव्यू करना बताया गया है। 141 में आपका बताया गया है कि जो लॉ डिक्लेयर करेगा सुप्रीम कोर्ट, सारे कोर्ट को मानना पड़ेगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। 141, ये पेन मुझे नहीं आ रहा, 141
ओके। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल 143, ठीक है, 143 है ये। इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेते हैं, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेते हैं। 143, ठीक है, 143 को और भी कुछ कहते हैं, वैसे याद रख लो यार। 148 आपका कैग का आता है। कैग अभी हमने जो पीछे पढ़ा था, जहाज कहाँ से लिया था हमने, वो यूके से लिया था, यूएसए से लिया था, यूके से लिया था। 148 में आपका आ गया कैग, उसकी ड्यूटीज बता दी 149 में, दोनों कंप्लीट, बात खत्म, ये छोड़ दो, ये रिपीट लिखा गया। आपका पार्ट 5 के आर्टिकल कंप्लीट। अब बात करते हैं पार्ट 6 के आर्टिकल्स के बारे में। पार्ट 6 के आर्टिकल ज्यादा नहीं है, ये आपके पार्ट 6 के आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे पार्ट 7, बस इतने रह गए। लेकिन आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। अगर मार्क्स गेन करने हैं, 3-4 क्वेश्चन की बात है, बच्चे सोचेंगे इतना क्यों पढ़ूं 3-4 क्वेश्चन के लिए। मार्क्स चाहिए तो पढ़ लो, नहीं चाहिए तो वही बताया, अगले साल दोबारा मिल लेंगे, क्या हो गया। 153 की बात करें गवर्नर की, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन की बात हुई थी यहाँ पे, वहां एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट की बात हुई। आप देख सको तो इसमें 100 ही ऐड हुआ है ना, 99 ऐड हुआ है क्या, हाँ 99 ऐड करके गवर्नर आ गया। 154 में स्टेट के बारे में बात कर दी, अपॉइंटमेंट की बात करी 155 में, 156 में टर्म ऑफ द ऑफिस कितना होगा, 57 में क्वालिफिकेशन, 58 में कंडीशन बता दो, 59 में वोट बता दो, 60 में बता दो जी बाहर भगा सकते हैं, डिस्चार्ज। ये आपका गवर्नर कंप्लीट सेम है, सेम सीक्वेंस है, ठीक है। याद करना तभी आसान है स्टेट को, अगर यूनियन याद हो। फिर बात करते हैं पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन। पार्डन की बात करी थी मैंने, पार्डन की बात करी थी, कौन से आर्टिकल की थी, कौन सा आर्टिकल है जिसमें प्रेसिडेंट पार्डन प्रूव कर सकता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, याद नहीं आ रहा है, लेट्स सी क्या है उसका आंसर। पार्डन दिया है 72 के अंदर प्रेसिडेंट ने, और गवर्नर ने दिया है पार्डन जी 161 के अंदर। एक और मेरी तरफ से आपको एडवाइस है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट अगर मैं देखूं, अगर मैं भी आपकी जगह होता, उस टाइम मुझे भी ये दिक्कत आई, मैंने यूनियन और स्टेट के आर्टिकल एक ही दिन में एक साथ याद करने की कोशिश करी। बिल्कुल मत करना, दिमाग घूम जाएगा। पार्डन, पूडन, यूनियन, स्टेट, क्योंकि सेम के अंदर है 153 और 52, 72 में कंफ्यूज हो जाओगे। एक दिन यूनियन को दे देना, एक दिन स्टेट को दे देना, याद हो जाएगा। एक साथ चलोगे तो मुझे लगता है आप पॉलिटी छोड़ दोगे, क्योंकि मुझे 2-3 क्वेश्चन करने ही नहीं, तो ऐसे मत कंफ्यूज होना, ठीक है। 163 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड करेगा गवर्नर को, ठीक है, अभी हमने प्रेसिडेंट के बारे में भी देखा था, है ना। 165 में ड्यूटीज बताइए एडवोकेट जनरल की। पहले अटर्नी जनरल की बात करी थी, अटर्नी जनरल कौन सा आर्टिकल है, एक बार देख लो, 76 है अटर्नी जनरल, 76। और आपका एडवोकेट जनरल हो गया 165, इंपॉर्टेंट। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट, अबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अभी जैसे हमने वहां राज्यसभा, लोकसभा, ये सब देखा। कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब सब एक ही, आपके मान के चलो सेम ही चल रहे हैं, तो याद करने में स्टेट तभी आसान होगा जब यूनियन का रखा होगा। 72 में ड्यूरेशन बता दी, 73 में क्वालिफिकेशन बता दी, 74 में सेशन बता दी, 76 में इंपॉर्टेंट है, स्पेशल एड्रेस किया जाएगा बाय गवर्नर, 176। स्पेशल एड्रेस की बात की हुई है, ध्यान रखना। स्पेशल एड्रेस हमारा प्रेसिडेंट का भी था, प्रेसिडेंट का भी हमारा स्पेशल एड्रेस था, ठीक है। पीडीएफ में चेक कर लेना, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 202 में आ गए दोबारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले आया था यूनियन के लिए जो कि 112 था, अब आया 202, पहले 112 था, 112 ही था ना, हाँ 112 था पहले, अब आ गया 202। 210 की बात करें, लैंग्वेज लेजिस्लेशन में कौन सी यूज की जाएगी उसकी बात करी हुई। लैंग्वेजेस का भी एक अलग पार्ट है, लेकिन इतने नहीं है, 4 आर्टिकल है बस उसमें। हाई कोर्ट आ गया, अब हाई कोर्ट, पहले जैसे सुप्रीम कोर्ट आया था ना, हाई कोर्ट आ गया। हाई कोर्ट 214 में बताया गया हाई कोर्ट के बारे में, 215 में बताया कि रिकॉर्ड होगा, टू बी द पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, जैसे भी सुप्रीम कोर्ट का था कि टू बी द पार्ट ऑफ एंड टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। 27 की बात करें तो हमने एक जज उसके अंदर अपॉइंट कर दिया, ओथ दिला दी। सैलरी की बात कर ली 2021 में, 2022 में ट्रांसफर भी कर देंगे, 2023 में चीफ जस्टिस ले आएंगे जैसे वहां लेके आए थे,
2024 के अंदर हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, एडिशनल जजेस भी आएंगे इसके अंदर। 224 के ए के अंदर आएंगे रिटायर्ड जजेस को दोबारा लिया जाएगा, जैसे एडॉक आए थे वहां। 2026 में करेंगे पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 226 के अंदर हाई कोर्ट इशू कर सकता है रिट्स। 32 में सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन सी की थी उसकी बात है, और सुप्रीम कोर्ट कौन से में इशू करते हैं रिट वो आपके लिए क्वेश्चन है, आप ढूंढोगे। दैट विल बी 139, बता देता हूँ, छोड़ दो, परेशान हो जाओगे। एक बार मैं 136 था 139 था, बस एक बार ही कंफर्म कर लूँ फिर आपको बता देता हूँ। 139 है, बिल्कुल ठीक है, मैं गलत हो नहीं सकता, मतलब हो सकता हूँ लेकिन इसमें नहीं। 139 है आपका आर्टिकल जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो आर्टिकल ये हमें पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकते हैं रिट्स। हाई कोर्ट को बताता है 226। और आप अगर कंफ्यूज हो 32 क्या आता है जी, 32 रिट्स के बारे में बताता है जी, ये रिट आपको मिल जाएगी। एक्सप्लेनेशन 233 में अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, 235 के अंदर कंप्लीट। अब आते हैं कुछ छोटे मोटे टिंकू पिंगू से आर्टिकल जो 3-4 हैं, याद करने में आसान, क्या है देख लेते हैं जल्दी जल्दी। स्पेशल प्रोविजन दिया है दिल्ली और पुदुचेरी को 239 ए में। नेशनल कैपिटल टेरिटरी की हमने अभी की थी ना स्पेशल, इसका अमेंडमेंट आया था। अमेंडमेंट कौन सा है याद करो, मैंने कहा था लेटर बहुत बढ़िया है, याद हो जाए। 69 दिखा देता हूँ, दिखाऊंगा तो जल्दी पता लगेगा, याद जल्दी होगा। 69 ये नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी 69, ठीक है। आपका ये हो गया 69 में जी, दिल्ली 69 दिल्ली, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका प्रोविजन ऑफ द केस ऑफ द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी नेशनल कैपिटल टेरिटरी, मतलब कुछ प्रोविजन दिए हैं, अगर कुछ उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है दिल्ली के अंदर नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंदर, दिल्ली मेंशन नहीं है, नेशनल कैपिटल मेंशन है, पहले ध्यान रखो। 239 ए बी, अब ए बी भी आ गया इसका कंप्लीट। बस इतना था यूनियन टेरिटरी में, ज्यादा कुछ नहीं था। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल की, दैट इज फाइनेंस कमीशन 280 के अंदर है, याद रखो। जीएसटी काउंसिल है 279 ए के अंदर। टैक्स के बारे में बात की गई है, जो डिस्ट्रीब्यूट है यूनियन और स्टेट्स के अंदर, जैसे आपका आईजीएसटी या ये सब 270 के अंदर। कंटीजेंसी फंड है 267। 300 इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी अमेंडमेंट आया था, ये याद रखना ही रखना सारे के सारे, ये तो 5 आपके टिप पे होने ही चाहिए। अब बात करते हैं, इसको चेंज कर लो, मजा नहीं आ रहा। ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया पार्ट 13, नहीं सॉरी शेड्यूल 13 है आई गेस, हाँ शेड्यूल 13 नहीं पार्ट 13 है, पार्ट 13, शेड्यूल 13 तो है नहीं। 301 है आपका फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इंटरकोर्स, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू इम्पोज द रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड अमंग द स्टेट्स। तीन आर्टिकल 301, 302, 304 कंप्लीट। 330 में क्या कहता है, स्पेशल प्रोविजंस है, ठीक है। स्पेशल प्रोविजंस क्या है, लेट्स सी। रिजर्वेशन ऑफ द सीट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की सीट्स के रिजर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 330, याद रखो। एंग्लो इंडियन का इन द हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल की बात की है, ध्यान रखना हाउस ऑफ द पीपल, क्योंकि इसके बाद आएगा स्टेट्स के बारे में भी, असेंबली ऑफ स्टेट्स। 330, 331, 332, 333 शेड्यूल कास्ट एंग्लो इंडियन, शेड्यूल कास्ट एंग्लो इंडियन। हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल, स्टेट्स और स्टेट्स, ऐसे याद करो सिंपल। और लास्ट के दो तो इंपॉर्टेंट है ही, 338 आपका शेड्यूल कास्ट और 338 आपका शेड्यूल ट्राइब, ये इंपॉर्टेंट नेशनल कमीशन बने हैं, ये क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन आ सकता है 99%। और लास्ट का कुछ अब आर्टिकल बचे हैं, ठीक है। जैसे आपको ऑफिशियल लैंग्वेज, जो लैंग्वेज की बात करी, यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, 343 में लिखा है। 345 में स्टेट की क्या लैंग्वेज होगी, ये लिखा है। 348 में आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या लैंग्वेज यूज होगी, ये लिखा है। डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज के लिए कुछ डायरेक्टिव दिए हुए हैं, 351 में लिखा है। एमरजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आपका 350, तो सब में 4-4 का गैप है, 4-4 का गैप। 352, 352, 356, 360 नेशनल आ गया, स्टेट आ गया, फाइनेंशियल आ गया, ठीक है। वो पूछ सकता है इसमें से ऐसी कौन सी इमरजेंसी है जो अभी तक हमारे देश में लगी ही नहीं, कौन सी नहीं लगी, दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अभी तक हमारे देश में लगी नहीं है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। इसमें से एक इमरजेंसी तो इंदिरा गांधी जी ने लगा दी थी, अकॉर्डिंग टू दी पेपर्स एंड
गूगल, ठीक है। 361 मिसलेनियस है, लीगल प्रोसीडिंग्स है, प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग। कोई लीगल प्रोसीडिंग का उसके अंदर मतलब राइट्स वगैरह या स्टेटमेंट्स लिखे हैं, कैसे होगी, कैसे प्रोसीड होगा, उसके लिए बताया हुआ है मिसलेनियस में, क्योंकि ये पार्ट 19 361 आर्टिकल। 368 के अंदर दिया है आपका अमेंडमेंट, ये तो हमने करा ही था, इंपॉर्टेंट है और कुछ है नहीं। 368 है, पार्ट 20 अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट सारे कराए हैं, कर लें। कोई दिक्कत हो तो मैंने आपको ऑलरेडी ये नंबर दे रखा था, ये नंबर पे आप फोन मतलब मैसेज करो, किसी सब्जेक्ट किसी टॉपिक के आपको वीडियो पीडीएफ चाहिए मांग सकते हो, कोई और डाउट हो वो भी मांग सकते हो, अभी बाद में बताऊंगा, पहले वाले आर्टिकल कर लो, खत्म नहीं हुई क्लास, ठीक है, भागते हो। अब बात करते हैं, स्पेशल प्रोविजंस दी हुई है आपकी जम्मू कश्मीर, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम। इसमें से करना कौन सा इंपॉर्टेंट है? नागालैंड का भी क्वेश्चन आया था, जिसने पीवाई क्यूज करे हो, मेरी पहले की 2 वीडियो देखी हो, पीवाई क्यू कराए थे, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था 3718, ठीक है, याद होने चाहिए। आपके सामने जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका मतलब चांसेस है ना, तो करो। नहीं आ रहा तो हम बैठे हैं, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो जी ये टॉपिक क्या, मुझे पूरा वीडियो बना के दो, व्हाट्सएप आपके पास नंबर है, मैसेज करो, डाउट पूछो कि मुझे ये टॉपिक की पीडीएफ चाहिए जो आपको सीमेट की तैयारी के लिए चाहिए। लर्न फॉर एग्जाम को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपने टॉपिक लिखो, उसमें पूछो, इसमें इतना घबराने की कौन सी बात है जी, मुझे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो पूछोगे ना, टीचर्स ही तो बताएंगे, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ही बताएगा, राइट, जिसपे भरोसा हो उसको मैसेज करो, जो आपको टॉपिक चाहिए वो पूछ लो, वो आपको टॉपिक मिल जाएंगे, दैट्स इट। इस अगर आप पूछताछ में, क्वेश्चन पूछने में, कमेंट कमेंट करने में, सब्सक्राइब करने में देरी लगाओगे तो नुकसान किसका है? हमारा थोड़ा है, नुकसान आपका है, पेपर आप दे रहे हो, हम तो पढ़ाने के लिए रेडी हैं, मैं तो आपके लिए पूरी पॉलिटी ले आया, राइट। तो हमारी तरफ से तो ये देखो, हम अपनी तरफ से 100% हम अब आपको ये समझो इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट तो आपको देना पड़ेगा ना। जब तक आप मुझे नहीं कहोगे कि मुझे इस टॉपिक की आपको चाहिए, इस टॉपिक की चाहिए, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, मोटिवेशन किससे आएगा? लाइक से आएगा। लाइक का मतलब, व्यूज का मतलब ये है मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है, आपको टॉपिक समझ आ रहा है, आपको टॉपिक वैल्यूबल लग रहे हैं, लगेगा तो मुझे ऑब्वियसली ऐसी वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। समझो 1 घंटे तक वीडियो चली, हो सकता है इससे ऊपर भी चली जाए, राइट। बट ये समझो 1 आवर प्लस की वीडियो में आपकी पॉलिटी खत्म हो रही है, इससे बढ़िया बात क्या है? 10 चीजें गूगल पे देखोगे, 10 वीडियो देखोगे, क्या फायदा? एक ही पूरी वीडियो देखो, पॉलिटी खत्म। प्रैक्टिस क्वेश्चन की भी मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, वो भी देख लो। पहले बात करते हैं हम कुछ स्पेशल प्रोविजंस की, जैसे ए में नागालैंड, बी में असम, सी में मणिपुर, डी में आंध्र प्रदेश, ई में सिक्किम, एफ में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, जी में, एच में गोवा, आई में कर्नाटक रीजन, और पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू अडॉप्ट लॉस, इंपॉर्टेंट आर्टिकल 372 ए। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू रिमूव डिफिकल्टीज, वाओ, वेरी डिफरेंट आर्टिकल। आर्टिकल 392, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसे कुछ आर्टिकल क्या होते हैं, पीडीएफ तो आप ले लोगे, ऐसे आर्टिकल को ना आपको एक पेपर पे नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। ये वो आर्टिकल हैं जिनके चांसेस, मतलब अगर इन सबके जो मैंने आज पढ़ा रहा हूँ 98% हैं, तो ये वो आर्टिकल हैं जिनके आने के चांसेस 99.99 है, ठीक है। लास्ट है शॉर्ट टाइटल वाली बात, शॉर्ट टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 393 में लिखा है, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट हिंदी लैंग्वेज 394A में लिखा है, 395 में रेपल्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल 395, याद रखना, ठीक है। आपकी हो गई है कंप्लीट पॉलिटी के आर्टिकल्स, पार्ट्स, अमेंडमेंट, शेड्यूल्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पहली स्लाइड में मैंने कराए थे। पहली स्लाइड वाले जो पॉइंट्स हैं, एक मिनट रुक जाओ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दोबारा देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तो अपना स्क्रीनशॉट अपने पास रखना। ये तो आपको बाय डेट बाय कैसे भी याद करने पड़ेंगे। ये भी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया था, इसका भी पेपर में पीवाईक्यूज में आया हुआ है, इसलिए पीवाईक्यू करवाए थे। जो बच्चे कहे थे कि आप बस पीवाईक्यू ही करवाओगे क्या, अरे पीवाईक्यू आपको बताने के लिए था कि जी लिमिट कहाँ तक आनी है। अगर आप नहीं समझे तो अब जो वीडियोस आएंगी ना उसमें समझ जाओगे। तो सारी वीडियो देखो, अगर जीके में अच्छे नंबर लाने हैं, जीके ही नहीं, मैं अब इस चैनल पे आपका बाकी सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, मैथ्स, आप सॉरी क्वांट्स, वर्बल, जीके, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, सब पढ़ाया जाएगा। सब्सक्राइब करके रखना है चैनल, ये भी आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशन करने ही करने हैं, ठीक है।
तो हो गई ये बात आपकी खत्म, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट खत्म। बस अब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, नंबर सेव कर लो। बहुत डाउट होते हैं, पीडीएफ मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लोग लिखते रहते हैं जी दे दो। अरे इस पे सेव करके बोलोगे तो 1 मिनट नहीं लगने का, हमारी टीम आपको हाथ में दे देगी पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ दे देगी। ओके, सारे डाउट, सारे प्रीवियस ईयर पेपर, कोई गाइडेंस चाहिए, आई नो बहुत बच्चे हैं जो जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए, बहुत सारे कंडीशन होते हैं नहीं आ पाए। अब वो क्या, वो सोचते हैं कि मैं ये ड्रॉप करूं, इम्पोर्ट क्या वर्थ इट है ये ड्रॉप करना? मेरी प्रोफाइल लेकिन बहुत अच्छी है, मैंने वर्क एक्सपीरियंस करा है, इंटर्नशिप्स करे हैं, मुझे ये स्किल्स आती हैं, सॉफ्ट स्किल्स आती हैं, एक्सेल आता है, बहुत चीजें आती हैं, सिर्फ मेरे मार्क्स ही तो कम है। क्या उनके बेसिस पे मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है, अच्छा कॉलेज भी मिल सकता है जिसकी प्लेसमेंट्स भी अच्छी हैं, बट डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल और आपके मार्क्स पे। ऐसा नहीं है कि हम, आप इसे फोन करोगे और कोई भी आपको कहेगा जी इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, हम वो चीज नहीं करते। हम आपके बेसिस पे जो आपका अच्छा कॉलेज है वो आपको बताते हैं, आप खुद सर्च कर सकते हो, आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपका मन हो। लेकिन कोई और डाउट आप चाहते हो, कुछ और आपको चाहिए, बिकॉज फिलहाल जो बहुत स्टूडेंट 99% का डाउट है वो सिर्फ इतना ही है, मेरे पास मेरे एनमेट और कैट के स्कोर्स हैं, स्नैप का भी रिजल्ट नहीं आया, और मैं, मुझे लग भी नहीं रहा है कि स्नैप में मेरे अच्छे गए हैं एज अ स्टूडेंट। ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ, हमें बहुत डाउट होते हैं। इस नंबर व्हाट्सएप करोगे, आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे आपको कॉलेजेस के ऑप्शंस वगैरह, कुछ और इंपॉर्टेंट डाउट हो, सब सॉल्व होंगे। ठीक है, और बहुत सारे डाउट हैं, आप पूछना चाहो कि मेरे स्कोर हैं, आपको जेट में दूंगा, जेट में मेरे पास ये स्कोर्स आएंगे नहीं आएंगे, मुझे उसमें हेल्प चाहिए, नंबर सेव करो, जो डाउट हो पूछो। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। वजह क्यों, जैसे पॉलिटी की मैंने आपको वीडियो बताई है, उसके बेसिस पे मैं क्वेश्चंस, सेल्फ मेड क्वेश्चंस, जो कि आने के चांसेस 99.999% हैं, ऐसे बेसिस के फॉर्म पे चैनल पे डाले जाते हैं, जिसमें बच्चे इमोजी के हिसाब से रिप्लाई करते हैं, जिससे बच्चे सीखते हैं। गलत या सही आंसर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका आंसर देना। आंसर देने का मतलब होता है गलत दोगे तो सीखोगे। आपने गलत दिया इसका आंसर, लेकिन जब आपको सही पता लगा तो वो दिमाग में बैठ जाता है। क्वेश्चन अगर आया पेपर के अंदर, एकदम क्लिक होगा कि मैंने उस टाइम गलत दिया था लेकिन मुझे सही आंसर पता है, आप बिल्कुल राइट मार्क आओगे। इंपॉर्टेंट है आपका आंसर देना। आंसर तभी दोगे जब चैनल को सब्सक्राइब, वो चैनल में एनरोल करोगे। एनरोल करो, सब्सक्राइब करो चैनल, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको वीडियोस लगातार आती रहेंगी। पढ़ना आपको है, कोई डाउट हो, हम टीचर्स यहाँ बैठे हुए हैं, आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो। डाउट पूछने में देरी मत लगाओ, नंबर सेव करो, डाउट पूछो, क्लियर करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, अगर आपका मन नहीं है कि मैं 1 साल और वेस्ट करूं, तो समझ लो डाउट हमारे पास छोड़ दो और पढ़ाई हमसे ले लो। सिंपल सी बात, डाउट हम पे छोड़ दो, पढ़ाई हमसे ले लो, नंबर सेव कर लो। अगर साल वेस्ट नहीं करना, करना है कोई बात नहीं, हम अगले साल तो वीडियो बनाएंगे दोबारा, आप तब देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरी मेहनत बढ़िया लगी हो तो लाइक कर लेना। कोई और आपको चाहिए किसी और टॉपिक का, सपोज वीडियो चाहिए, सपोज ये पॉलिटी कंप्लीट हुई है, आपको हिस्ट्री का कुछ चाहिए, जैसे एक और इम्पोर्टेंट है आपका टॉपिक ज्योग्राफी के अंदर, जिसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा नाम उसका याद कि मैं क्या बोलूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे पता है बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको टॉपिक्स अपने आप याद होंगे। जिसकी वीडियो चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना, वो आपको मिल जाएगी। लाइक करो अगर वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर बीइंग एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन। आई नो जिन्होंने बहुत पूरी वीडियो देखी है, थैंक यू फॉर ऑल एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।